मैंने गजाला को घूरते हुए फोन अपनी गोद में रख लिया और उस पर गजाला का बताया हुआ नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया कि मैंने मिसिस गनी की मुतरन्नम आवाज पहचान कर अपना तारुफ करवाया। मैं दिलावर बोल रहा हूँ, आपके फ्लैट का नया किराएदार। शायद आपने मेरे लिए 2 मरतबा फोन किया था, मगर मैं अभी अभी घर वापस आया हूँ। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दिलावर साहब, मैं एक ही मुलाकात में आपसे बहुत ज्यादा मुतासर बल्कि मरऊब हो गई हूँ। रिसीवर में मिसिस गनी की इस्तरारी आवाज सुनाई थी। मैं काम जाती सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया। मैंने गजाला की तरफ देखकर अपने दीदों को गर्दिश दी और कहा, यह आपकी इज्जत अफजाई है कि मुझ जैसे अजनबी को आप अपने किसी जाती मामले में एतमाद में लेना चाह रही हैं, मगर मैं खुद को ऐसे एतमाद का अहल नहीं समझता। वैसे भी सुबह से शाम तक अपने कारोबारी मसाइल में उलझा रहता हूँ। दिलावर साहब प्लीज। उसकी आवाज में इल्तिजा से मटाई। यूं समझ ले कि मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मैंने अपने रिश्तेदारों और जानने वालों में से हर एक के बारे में सोचा, लेकिन सलाहियत और राजदारी के पैमाने पर कोई पूरा नहीं उतरता। मुझसे मुलाकात के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा मैं गलत नहीं कह रही हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरा घर दोबारा आबाद हो सकता है। लम्हा भर के लिए मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई। वो सीधी शादी की तजवीज थी। पहली बार उसका घर बसकर उजड़ चुका था और अब वो मुझ पर दांत जमाए बैठी थी। मैंने रखाई से कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं शादीशुदा हूँ और खुद में दूसरा घर बसाने की हिम्मत नहीं पाता। ओह, आप मुझे गलत ना समझे। मेरा मतलब था कि आपने मुझसे ताउन किया तो मुझे मेरे गुमशुदा शौहर वापस मिल सकते हैं। ये बहुत सवाब का काम है, मुझे मायूस न करें प्लीज। मुझे यक बयक वो मामला दिलचस्प नजर आने लगा। मैं नरमी से कहा, मैं अपनी गलतफहमी पर मुआज़्ज़त खा हूँ। आप कल शाम मेरे घर तशरीफ ला सकती हैं। मैं देखूंगा कि आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या हम बाहर किसी होटल वगैरह में नहीं मिल सकते? उसकी आवाज मुतरद्दुद थी। क्या इसका कोई खास सबब है? जवाब देने की बजाय मैंने सवाल दाग दिया। घर में आपकी बेगम की वजह से खुलकर बात नहीं हो सकेगी, इस बारे में आप मुतमइन रहें। मेरी बीवी मेरी दोस्त भी है, जरूरत पेश आने पर वो हमें मुकम्मल तखरिया फराम कर सकती है। इसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा, आप वाकई बहुत शरीफ इंसान है। मैं कल शाम 5 बजे आपके घर आ जाऊंगी। फोन बंद करने के बाद दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी सहलाते हुए मैं बोला, ये फ्लैट किराए पर लिया है तो यहाँ भी एक जरूरतमंद औरत निकल आई। मालूम होता है कि मेरे लिए आसमान से नित नए मसाइल नाजिल होते हैं। एक चक्कर खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इस खूबसूरत औरत को क्या तकलीफ पैदा होगी? सुल्तान शाह ने पूछा। तफसील कल बताएगी। ये उसके गुमशुदा शौहर के बाजियाबी का मामला है। और वो दूसरा घर बसाने वाली बात क्या थी? गजाला की गजाली आंखों में शुबहात तैर रहे थे। इन दोनों के इनफरादी सवालात के चुंगल से बचने के लिए मैंने फोन पर दूसरी तरफ से कहे जाने वाले तमाम मुकालमे बिला कमोकास दोहरा दिए और गजाला की शफाफ आंखों में दोबारा शरारत नचने लगी। ये कोई सीधा साधा मामला होता तो उसे ऐरों गैरों का एहसान लेने के बजाय पुलिस से रजू करना चाहिए था। मुझे तो दाल में कुछ काला मालूम हो रहा है। हमने इधर किराएदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए और इधर उसके गुमशुदा शौहर की वापसी के इम्कानात पैदा हो गए। पता नहीं ये खूबसूरत औरतें दुनिया के सारे मर्दों को इतना बेवकूफ क्यों समझती? सबको एक ही लकड़ी से ना आंको, वरना मैं भी इनमें शुमार की जाऊंगी। गजाला ने उसे टोका, तुम दोनों ये झगड़ा तय करो, मैं वीरा की खबर लेता हूँ। मैं वहां से उठ गया। मैं घर में सब ही से हंस बोल रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि मेरा दिल वीरा के लिए परेशान था। मैं उसका दुख जानकर जल्द अज जल्द उसका राज पाकर उसका अजाला करना चाह रहा था, मगर उसने जुबान बंदी के साथ ही घोषा नशीनी भी इख्तियार कर ली थी। उसकी पुरस्कार खामोशी की वजह से मेरे ज़हन में ऐसे ऐसे ख्यालात पैदा हो रहे थे कि मेरा दुराने खून कनपट्टियों में ठोकरें मारने लगता था। मैंने वीरा की ख्वाबगाह के दरवाजे पर उंगली की पूंछ से हल्की सी दस्तक दी। कम इन। अंदर से वीरा की खुमार से बोझल आवाज सुनाई थी और मैं आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर उसके कमरे में दाखिल हो गया। कमरे की फिजा सिगरेटों के धुएं और अल्कोहल की तेज बू से रची हुई थी। वीरा अपनी बाईं कोहनी पर सर टिकाए मसहरी पर नीम दराज थी। सारी टेबल पर रखी हुई बड़ी ऐश ट्रे सिगरेटों के मसले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी और इस वक्त भी वीरा के दाहिने हाथ की उंगलियों में एक सुलगती हुई सिगरेट दबी हुई थी। ऐश ट्रे के बराबर में ब्लैक लेबल की मैग्नम साइज बोतल रखी हुई थी जो निस्फ से बस जरा ही ज्यादा थी। इसके पीछे रखे हुए आइस पार्ट की बैरूनी सतह पर जमा होने वाले आबी बुखारात मेज पर से बहकर कालीन के एक हिस्से पर दाग डाल रहे थे। वहीं एक गिलास रखा हुआ था जिसमें बर्फ के कई डले तैर रहे थे। इस वक्त वो आरास्ता और मुकल्लफ ख्वाबगाह किसी बिगड़ी हुई अमीर सादी के जाती कमरे का समा पेश कर रही थी। मैंने अंदर का जायजा लेते ही दरवाजा बंद कर दिया। आओ, वीरन सर्द और सपाट लहजे में कहा। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओ के बैठ जाओ। मैं मसहरी के करीब ही कुर्सी खींच कर बैठ गया और मुलामत अमेज नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यह क्या कर रही हो? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? बस। उसने अपना दाहिना हाथ फिजा में बुलंद करके मेरी बात काट दी। फिर इसी हाथ में दबी हुई सिगरेट एक झटके से अपने होंठों से लगा ली। एक गहरा कश लेने के बाद थाने और नतनों से कसीफ धुएं के मरगोले खारिज करते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। मैं डिलेक्स अस्काच पी रही हूँ, चाहो तो तुम भी पी सकते हो, बल्कि सबको बुला लो। मिलजुल कर पीने में बहुत लुत्फ आता है।
उसके मुतवर्रम होठों पर हल्की सी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई थी। तुमने अभी तक अपनी कहानी नहीं सुनाई, तुम किस तरह इन दरिंदों के हत्थे चढ़ गई थी। सितारे गर्दश में आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। मैं अचानक 5 आदमियों के नरक में आके, वो सब मुसल्ला थे और उनमें से एक मुझे अच्छी तरह पहचानता था, लेकिन अब ये सब ना पूछो, ये होना था वो हो गया। हम सब मिलकर भी इसे वापस नहीं ला सकते। मैंने भी अभी तक नहीं पूछा कि तुम भेड़ियों की इस भट्ट में कैसे पहुंचे थे। उसे खामोश होकर गिलास उठाया और अस्काच का एक छोटा सा घूंट अपने थाने में घुमाने के बाद मेदे में उतारते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इनकी कैद से निकल सकूंगी। मैंने वहां जिंदगी को एक नए और बेवकत रूप में देखा है। मैं सुरान में सिगरेट सुलगा चुका था। मैंने आहिस्ता से पूछा, उन्होंने तुम पर तशद्दुद किया था? मैंने आईने में अपना बिगड़ा हुआ चेहरा देखा है। कमाल है कि तुम देखते हुए भी ये सवाल कर रहे हो। शराबनोशी की कसरत की वजह से उसकी आंखों में सुर्ख सी चमक ओद कर आई थी। पुतलियां सुकड़ कर जगमगा रही थी, लेकिन उसकी बातें बेरफ्त नहीं थी। उसका लबो लहजा बदला हुआ था। गुफ्तगू से शौकी काफूर हो चुकी थी, लेकिन हर फिक्रा एक दूसरे से मरबूत और वामानी था। वह मेरा अपना तजुर्बा था। कबीरा बहुत ज्यादा पी लेने के बाद भी नशे में कभी नहीं बहकी थी। तुम्हारे चेहरे के साथ जो बेरहमाना सलूक हुआ है वो नजर आ रहा है। बहुत कुछ लिबास में है। मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हें किसी मदद, मेरा मतलब है कि तिबी इमदाद की जरूरत तो नहीं है। मैंने बुखलाए हुए हकलाते हुए रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। तुम्हारा मतलब है कि मैं लिबास उतार कर तुम्हें अपने जख्म दिखाकर इनकी दाद चाहूं कि मैंने उनका हर जुल्म सहने के बावजूद उनके किसी मामूली से मामूली सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मुझ पर रहम करो। उसने अचानक बिस्तर से उठकर मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और रुंधी हुई आवाज में बोली, मैं जो कुछ इस शराब में घोल कर भूलना चाह रही हूँ, मुझे वो याद दिलाने की कोशिश मत करो। उन्होंने मेरा जिस्म जख्मी किया है। तुम मेरे जख्मों को कुरेद कर मेरी रूह तक को घायल कर रहे हो। मेरी तरह तुम भी शराब पियो और भूलने की कोशिश करो कि वीरा ने क्रिसमस का दिन अपने बदतरीन दुश्मन की कैद में गुजारा था। मैंने फरते जज्बात से मगलूब होकर वीरा के दोनों हाथ थाम कर उसको गोद में गिरा दिया। उसकी आंखों के गोशों में नमी सी तैरने लगी। मैं वीरा से बहुत कुछ कहना चाह रहा था, मगर मैंने बोलने की कोशिश की तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई गोला सा मेरे हल्क और सीने में फंस गया हो। मैं वीरा से कुछ भी नहीं कह सका और सर झुकाकर एक झटके से उसकी ख्वाबगाह से बाहर निकलता चला गया। बाहर सुल्तान शाह और गजाला इंतहाई तजस्सुस के आलम में मेरी वापसी के मुंतजिर थे। मैं शिकस्त खोरदा अंदाज में उनके सामने सोफे पर गिर गया। कई सेकंड की कोशिश के बाद मैं बोलने के काबिल हो सका। इन दोनों की मुस्तफसराना निगाह मेरे चेहरे पर मरकूज थी। वो खुद को खत्म कर लेगी। मेरी बेबसी और मायूसी से कहा, वो बेतहाशा शराब और सिगरेटें पी रही है और अपनी कैद के बारे में बात करने पर आमादा नहीं है। बस इतना पता चला है कि उसे 5 मुसल्लह अफराद ने घेर कर पकड़ा था। इस पर बहुत तशद्दुद किया गया है। इससे आगे वो खामोश है। मेरा अंदाजा है कि चंद रोज में नील गायब होने के साथ चेहरे का वर्म भी दूर होगा तो वो नॉर्मल हो चुकी होगी। उस वक्त तक मैं अब मोहतात रहूंगा। उसे सताया गया तो हमसे बदसन हो जाएगी। गजाला ने मेज पर खाना लगाने से पहले वीरा को इतला दी तो वह फौरन ही मेज पर आ बैठी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट और मखमूर निगाहों में हम सब के लिए बेइतनाई के तासुरात थे। वीरा के आ जाने की वजह से गजाला ने बहुत तेजी के साथ खाना लगा दिया। इस बार वीरा खामोश जरूर रही, लेकिन उसने बहुत डट कर खाना खाया। शायद उसके पेट में उतरी हुई अस्काच का कमाल था जो खाना तलब कर रही थी। मुझे मालूम है कि तुम सब मेरे लिए परेशान हो। खाना खत्म करने के बाद वीरा ने अफसुर्दगी के साथ कहा, लेकिन तुम्हारी यह परेशानी बेसूद है। हम एक दूसरे का दुख बटा तो सकते हैं मगर घटा नहीं सकते। गजाला डैनी की बीवी है, सुल्तान शाह इसका मुंह बोला भाई है। तुम तीनों रिश्तों की मजबूत कड़ियों में जकड़े हुए हो। तुम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का पूरा हक है। मैं तुम्हारी कौन हूं? कोई भी नहीं। भटकी हुई एक कावारा ड्रू, या शायद वो भी नहीं। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा बातें मत करो, मैंने सख्ती से कहा। तुमने बहुत ज्यादा पी हुई है। अपने कमरे में जाओ और खामोशी से सो जाओ। अगर तुम्हारी शराब नोशी और सिगरेट नोशी खत्म हो चुकी है तो कमरे से धुआं और बदबू साफ होने के बाद गजाला तुम्हारे साथ सो सकती है। क्यों मेरे लिए अपना पहलू खाली करते हो? वह लड़खड़ाते हुए कुर्सी से उठ गई। गजाला तुम्हारी बीवी है। मैं अब उदास और तनहा रातें गुजारने की आदी हो गई हूँ। मैं मुतासफाना नजरों से उसे देखता रहा। वह मुड़कर लहराती और लड़खड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ चलती। गजाला एहतियातन दबे कदमों उसके पीछे हो ली। तुम्हारा नाम अब भी उसके दिल का कांटा बना हुआ है। मैदान साफ होते ही सुल्तान शाह नीची आवाज बोला। नशे की हालत में उसके दिल की बातें फिसल कर जुबान पे आ रही थी। गजाला के सामने बेखुदा बातें ना शुरू कर देना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वीरा की इन गलतफहमियों में मेरा कोई दखल नहीं है। शादी के बाद से तो मैं और ज्यादा मोहतात हो गया हूं। तुम्हारी एहतियात मैं देख रहा हूं। आजकल तुम शराब से भी खासा परहेज कर रहे हो। कसरत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। यह ख्याल कभी भी आ सकता है। इस वक्त भी तुम अंदर से आए हो, लेकिन मैनोशी में तुमने वीरा का साथ नहीं दिया। तुम्हारे कपड़ों में से अल्कोहल की तेज बू आ रही थी, मगर तुम्हारे सांस बिल्कुल साफ सुथरे थे। गजाला वीरा को उसके कमरे के दरवाजे तक पहुंचाकर लौट आई। वीरा ने मुड़कर उसकी तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। गजाला ने आती मुस्कुराकर कहा, इस वक्त मौसूफा के रग कुछ और उतरी हुई है। दरवाजे पर कोई अलमिया अंग्रेजी धुन गुनगुनाने की नाकाम कोशिश फरमा रही थी। सुल्तान शाह ने इस मौजू को वहीं दफन करने के लिए टेलीविजन ऑन कर दिया। हम तीनों दोपहर में नींद ले चुके थे, इसलिए देर तक टेलीविजन के सामने जमे रहे।
चायनोशी के साथ गपशप का दौर भी चलता रहा। हमारी गुफ्तगू का महवर वही था जिससे हम अमली तौर पर दो चार थे। 2 बजे के करीब महफिल इख्तिताम को पहुंची तो मैंने नहायत खामोशी से वीरा की ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वीरा रोशनियां गुल किए बगैर मसहरी पर गहरी नींद सो रही थी। मैं आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके वापस लौट आया। वीरा को मैनोशी का ये फायदा हुआ था कि वो बेखबरी की नींद सो रही थी। अगली सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद सुल्तान शाह पूरी तरह तैयार होकर अपने कमरे से बरामद हुआ तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। पता चला कि पिछले दिन इन लोगों की खरीदारी अधूरी रह गई थी, इसलिए बकिया खरीदारी और घर पर अखबार के बाकायदा बंदोबस्त के लिए वो गजाला के साथ बाजार जा रहा था। वैसे 3 दिनों हम सब के लिए मोहतात रहना नागुज़ीर हो चुका था, लेकिन रात अलमेडा और एलन से झड़प के बाद सुल्तान शाह का आजादाना तौर पर बाहर जाना करीने मसलहत नहीं था। मैंने उसे रोक लिया और गजाला को ताकीद कर दी कि वो वापसी पर सुबह के अखबारात अपने साथ लेती आए। सुल्तान शाह मेरी इस हदायत पर एहतजाज करते हुए दोबारा अपने कमरे में घुस गया। वीरा उस दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। गजाला ने उसे नाश्ता भी कमरे में पहुंचाया था। गजाला के जाने के बाद मैं ड्राइंग रूम के एक कुशादा सोफे पर दराज होकर एक पुराने अखबार के वर्करदानी में मसरूफ हो गया। बेकारी का वक्त गुजारने का वही बेहतरीन तरीका था। अखबार की तमाम अहम सुर्खियां चाट लेने के बाद मुझ पर उकताहट ने हमला कर दिया। मैंने अपनी बेजारी को दूर करने के लिए जहांगीर को फोन करने का इरादा किया ही था कि अचानक फोन की घंटी बोल उठी। मैंने रिसीवर उठा लिया तो दूसरी तरफ से सलमा की चहकती हुई आवाज सुनकर मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। फोन की घंटी की आवाज सुनकर सुल्तान शाह ने कमरे से बाहर झांका और मुझे फोन पर मसरूफ देखकर दोबारा अंदर घुस गया। मैंने फोन को हाथ ना लगाया होता तो शायद वही सलमा को भुगत लेता। कहो आज इतने सवेरे कैसे फोन किया है? मैंने मुजमहल सी आवाज में पूछा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आवाज कुछ सुस्त मालूम हो रही है। उसने वो तब्दीली फौरन ही भांप ली। सर में मामूली सा दर्द है, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? जहांगीर कल घर लौट आए। उसकी आवाज से खुशी फूटी पड़ रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे समझाने बुझाने पर ही उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। तुम उनकी हौसला शिकनी ना करते तो अभी कई दिनों तक घर का रुख नहीं करते। वह जहांगीर का सफेद झूठ था। मैंने उसे सिरे से कुछ नहीं कहा था। शायद वह खुद ही इधर उधर के धक्के खाकर इतना परेशान हो गया था कि मेरे नाम की आड़ लेकर अपनी बीवी से समझौता कर बैठा था और फोन पर मुज़ाकरात के बाद उसके पहलू में पहुंच गया था। वो जहांगीर का एक अच्छा फेल था। मैंने खुश दिली से कहा, अच्छे दोस्तों का काम ही सीधा रास्ता दिखाना है। मुझे क्या, तुम्हें भी ऊंच नीच समझाता ही रहता हूँ। तुम दोनों के मरासिम में कई बार ऐसे नाजुक मराहिल भी आए हैं जब तुम उससे मुतनफर हो चुकी थी। मैंने ऐसे लम्हात में भी तुम्हें वर्गलाने के बजाय गुस्सा थूक कर मरासिम इस्तवार रखने का मशवरा दिया था। तुम बहुत अच्छे और बावकार मर्द हो। मुझे शायद तुम्हारी यही अदाएं अच्छी लगती हैं कि तुम अपनी बीवी के वफादार हो। एक ये है कि इन्हें कोई लूली लंगड़ी फकीरनी भी इशारा करे तो ये राल टपकाने लगते हैं और उसके पीछे चल देते हैं। मैं इनकी ऐसी ही हरकतों पर सुलगती और कुड़ती रहती हूँ। जहांगीर ऐसा भी क्या गुजरा नहीं है कि लूली लंगड़ी फकीरनियों के पीछे खज्जल खवार होता फिरे। वो रंगीन मिजाज जरूर है मगर अपने ज़ौक़ और मायार के मुताबिक पींगे बढ़ाता है। जो आदमी अपने दफ्तर में काम करने वालियों पर बुरी निगाह रखता हो उसका कोई ज़ौक़ या मायार नहीं हो सकता। इसे तो बस औरत दरकार होती है, अजनबी और पराई औरत जो उसकी बीवी ना हो। तुम आज तक यही नुक्ता नहीं समझ सकी। वो फैक्ट्री या दफ्तर में काम करने वालियों से इश्क नहीं लड़ाता था, बल्कि इश्क लड़ाने के बाद अपनी पसंदीदा औरतों को खास खास कामों पर मुलाजिम रखता था। वो इतना सख्त और बासूल ना होता तो उसकी गारमेंट फैक्ट्री 2 महीने भी नहीं चल सकती थी। अब कौन सी चल रही है? मिसेज खान के मरते फैक्ट्री भी जलकर राख हो चुकी है और वो अब इंश्योरेंस कंपनी को लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। रोजगार तो गया ही था, हम सब अपने घर से भी महरूम हो चुके हैं। पता नहीं कब अपनी छत का साया मुयस्सर आएगा। ये सोचना छोड़ दूं, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। चलो ठीक है, लेकिन जहांगीर से मुलाकात हो तो उन्हें समझा देना कि वो मेरे लिए एक बार गंदा लफ्ज इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये दोबारा उनकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। 3 मरतबा के बाद हम दोनों एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। ज्यादा पी लेने के बाद वो बहुत ज्यादा बनने और बहकने लगते हैं। न सिर्फ समझा दूंगा बल्कि उस मजमून की एक तख्ती भी उसके गले में डाल दूंगा। उससे बात होने के बाद मेरा मूड हैरतनाक हद तक खुशगवार हो गया था। ज़हन पर छाई हुई उकताहट बिल्कुल दूर हो चुकी थी, जैसे इसका वजूद ही नहीं रहा हो। फोन पर गुफ्तगू खत्म होते ही सुल्तान शाह मेरे पास आदम का। मालूम हो रहा था कि वो जैसे फोन पर मेरी गुफ्तगू खत्म होने का ही इंतजार कर रहा था। तुम नाराज होकर अपने कमरे में चले गए थे, अब क्यों चक मारने के लिए आए हो? मैंने कहा। वो टिटाई से हंस पड़ा। वीरा का कुछ असर आ गया था। मुझे तो जरा सी देर में ही कमरे में वहशत होने लगी। वो कल से अंदर घुसी, पता नहीं कैसे वक्त गुजार रही है। फिर वो एकदम ही लहजा बदल कर बोला, किसका फोन था? बहुत देर तक हंस हंस कर बातें हो रही थी। तुम जिंदगी भर दूसरों ही की निगरानी करते रहना, कभी खुद कुछ न करना। आखिर तुम कब तक लंडोरे फिरते रहोगे? मैं तुमसे यही तो पूछने आया था। वो खिसियाई हुई हंसी के साथ बोला। क्या? मैंने उस पर आंखें निकाली। अब ये बातें भी मैं ही तुमको बताऊंगा? बाहर निकल कर अपने मतलब की कोई शरीफ शादी ढूंढो और अपना घर बसा लो। इसमें मैं क्या कर सकूंगा? मेरा भी यही मतलब था। हम कब तक फ्लैट में महसूर रहेंगे? मैं मानता हूँ कि ये फ्लैट बहुत कुशादा और पुरासाइश है, लेकिन बाहर जैसे दिन इन 4 दीवारियों में नहीं गुजारे जा सकते। चंद रोज तक सबर के साथ वीरा की तकलीद करो। जिस दिन अव्वल खान को उसके इख्तियारात वापस मिल गए,
मैं नए नामों से सबकी शनाख्ती और सफरी दस्तावेजात बनवा लूंगा, फिर कोई भी हमें हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि खुशकिस्मती से अभी तक पुलिस वालों के पास हमारा रिकॉर्ड नहीं है। तुम ठीक सोच रहे हो। अल्बर्टो ने तो फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड को भी धोखा देने का बंदोबस्त कर लिया था, फिर हम नया रूप क्यों नहीं इख्तियार कर सकते? मगर इसके साथ हमारी शक्ल सूरत में भी तब्दीली आ जानी चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि आज ही से शेव बनाना तर्क कर दूं। ख्याल अच्छा है, लेकिन ये याद रखना कि पुलिस वाले भी ये गुर जानते हैं। आजकल इन्हें हर बारेश नौजवान के रूप में कोई ना कोई रुपोश टिकेत या दहशतगर्द नजर आता है। ऐसे मुलजुमों की शिनाख्त के लिए वो सबसे पहले दाढ़ी ही मोड़ते हैं। वो मुश्तबा लोगों पर भी हाथ डालते हैं। जिस दिन उन्होंने हर दाढ़ी वाले को बिला तफरीक पकड़ना शुरू किया, उसी दिन एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। दीनी मदरसों के उस्ताद और तालिब इल्म ऐसी धांधली नहीं होने देंगे। वो सभी बारिश होते हैं, तो मुझे बिला वजह खौफसदा मत करो। मैं भी रोज रोज के शेव से उगता गया हूँ। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुना है कि बाकायदगी से तरशी हुई दाढ़ी में मेरा चेहरा ज्यादा पुरकशिश नजर आता है। इस बारे में वीरा ज्यादा मुस्तनद राय दे सकती है, लेकिन वो बदकिस्मती से किसी कुड़क मुर्गी की तरह मसैरी पर चढ़ी बैठी है। वैसे भी ये रौनक उसी वक्त तक है जब तक हमारे सारे बाल काले हैं। जिस दिन भी दाढ़ी में चांदी के तार चमकने लगे, हमारी सोच बदल जाएगी। डोरबेल की आवाज पर हमारी नोक झोंक का सिलसिला वहीं मुनक़ता हो गया। आने वाली गजाला साबित हुई। उसके चेहरे से दबे दबे जोश का इजहार हो रहा था। उसने अंदर आती ताज़ा अखबारात मेज पर डाले और हैजान ज़दा आवाज में बोली, अखबार आप तक पहुंचाने की उजरत में आज फिर मेरी किचन शॉपिंग अधूरी रह गई। कल इन लोगों का भरकस निकल गया था। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले एक अखबार उठा चुका था, जिसके पहले सफ़े पर PECHS के ब्लॉक नंबर 6 में होने वाली भयानक खूनरेजी की 4 कालमी जैली सुर्खी मौजूद थी। गजाला दूसरा अखबार लेकर बैठ गई और मैं सुर्खियों के बाद कई हवालों से छाया होने वाली उस खबर के तफसीली मुताले में मसरूफ हो गया। इस वक्त तक ट्रेनर और उसके सधाए हुए कुत्ते को गोलियां मारने का वाकया पुराना नहीं हुआ था, इसलिए खबर की इब्तिदा उसी वाकये से हुई थी। इस मकान में रहने वालों पर 2 रोज से मौत की नाहुसत मंडला रही थी। एक कीमती कुत्ते और उसके रखवाले से महरूम होने के बाद इन लोगों को अपने मकामी मुहावजों के कमांडर से भी हाथ धोने पड़ गए। वो फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन के अक्कम में किसी नामालूम कातिल की 3 मोहलक गोलियों का निशाना बना था। बदरुदादा के नाम से शिनाख्त किया जाने वाला वो कमांडर दरअसल शहर का एक बदनाम हिस्ट्री शीटर था, जो पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रांसपोर्टर के काम की आड़ ले रहा था। बदरुदादा के कत्ल के बाद उसके आदमियों का गैर मुल्कियों से मुसल्ला तसादुम हो गया और पूरा इलाका धुआंधार फायरिंग से गूंज उठा। पुलिस के आने तक सब लोग फरार हो चुके थे। मकान में बस 3 गैर मुल्की मकीन और कुछ जख्मी सफेद फार्म रह गए थे। 3 जख्मियों ने पुलिस वालों के देखते ही देखते दम तोड़ दिया। चौथा रास्ते में मर गया। बकिया 3 जख्मियों को पुलिस की कड़ी निगरानी में एक मारूफ निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस ने इन जख्मियों के बारे में सख्त राजदारी इख्तियार की हुई थी। अखबारी नामा निगारों या फोटोग्राफरों को वहां पर मारने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन जख्मियों के पहुंचने के बाद इस अस्पताल में सिफारती गाड़ियों की भारी आमदोरफ्त का पुरस्कार सिलसिला शुरू हो गया था। खून अशाम वाकयात का सिलसिला इस कुश्तो खून पर खत्म नहीं हुआ। चंद घंटों बाद ही इस इमारत का एक बड़ा हिस्सा होलनाक धमाके के साथ जलते हुए मलबे में तब्दील हो गया। इलाके के बाद मकीनों ने धमाके से कबल इस मकान में मुतअद्दिद फायरों का शोर सुनने का दावा किया था। मकान के मलबे से एक लाश बरामद हुई, जिसकी दोनों टांगें उड़ चुकी थीं और चेहरा मलबे में दबकर बुरी तरह मसक हो गया था। इसे बाद में पीटर किंग के नाम से शिनाख्त किया गया। एलन नामी दूसरा शख्स शदीद जख्मी था। उसे भारी पैरे में इसी अस्पताल में पहुंचा दिया गया, जहां तसादुम के जख्मी जेर इलाज थे। तफसीली देखभाल के बावजूद मलबे में उस घर के तीसरे मकीन का सुराग नहीं मिल सका, जो मुसल्ला तसादुम के बाद पुलिस वालों से मिल चुका था। उसका नाम राडनी आरक बताया जा रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके की कुछ देर बाद इस मकान से एक गाड़ी किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हुई थी। इस कार की ड्राइविंग सीट पर एक पुरस्कार कद आवर शख्स विराजमान था, जिसके सर से लेकर जिस्म के हर नजर आने वाले हिस्से पर चुस्त नकाब और स्याह लिबास मुड़ा हुआ था। शहर के इंतजामी जराए ने इस बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। सरकारी प्रेस नोट में इन वारदातों की जुज़वियात से गुरेज करते हुए हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद बताकर तफ्तीश की आड़ में सब कुछ पोशीदा रखने की कोशिश की गई थी। इन वाकयात के मुजरमों का सुराग लगाने के लिए मुतअद्दिद इदारे हरकत में आ गए थे। मैंने बकिया खबरों का सरसरी जायजा लेकर अखबार एक तरफ डाल दिया। मुझे ये जानकर खुशी हुई थी कि पीटर किंग अपने इसी बारूदी पाइप का निशाना बना था, जिसे वो बड़ी शान से अपनी बेल्ट से लटका कर घूम रहा था। अगर मैंने एहतियात के तौर पर वो फुलादी पाइप नुमा हथियार उससे ले ना लिया होता, तो शायद हम इन लोगों को खून में नहलाने के मौका से महरूम हो सकते थे। पीटर किंग वाज़े तौर पर एलन का दस्तराज था। उसकी मौत एलन के लिए बदतरीन नुकसान के मुतरादिफ थी। खुद एलन भी अस्पताल में पड़ा अपने जख्मों को चाट रहा था। मेरा ख्याल था कि राज सलमेंडा भी इस धमाके से महफूज नहीं रहा था। जख्मी होने के बावजूद उसे अपने आप को पोशीदा रखने की फिक्र लाक हो गई थी, इसलिए वो बदहवासी के आलम में वहां से एक गाड़ी में निकल भागा था। अखबारी इतलात में गाड़ियों का कोई जिक्र नहीं था।
मगर मैं अपनी आंखों से देख चुका था कि इन लोगों के बरामदे के सामने 2 गाड़ियां मौजूद थीं। दिलचस्प बात यह थी कि रास अल्मेडा ने पुलिस वालों के सामने अपना नाम रॉडनी आर्क जाहिर किया था। इन दोनों अंग्रेजी नामों की इब्तदाई हरूफ आर और ए थे। शायद उसने न्यूयॉर्क से पाकिस्तान तक का सफर रॉडनी आर्क के नाम से किया था। यह नुक्ता अव्वल खान के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता था। इस नाम के जरिए इमिग्रेशन वालों के रिकॉर्ड से बआसानी मालूम किया जा सकता था कि वो कब, किस मकसद से और कितने अरसे के लिए पाकिस्तान आया था और कहां ठहरने का इरादा रखता था। तुमने एक ही बार में उसके सारे बुज़दिलाना हमलों का जवाब दे डाला है। गजाला ने अखबार पढ़ने के बाद सुल्तान शाह से कहा, इतने भारी नुकसानात उठाने के बाद इन लोगों को पसपा हो जाना चाहिए। यह डैनी का कारनामा है। सुल्तान शाह मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, इस बारे में मुझे इल्जाम मत दो। सारी बात कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच या कार्डियो स्विच से शुरू हुई थी। मैं इसके वजूद ही से बेखबर था। अगर वो लोग इस स्विच से दहशत ज़दा ना हो गए होते तो हम उनको बातों के जाल में नहीं फांस सकते थे। वो हमें देखते ही भून डालते। मैंने उनके लिए एक फर्जी खतरा पैदा किया था। उन्हें बदतरीन नुकसान इस डिवाइस से पहुंचा है जो तुमने ताक कर राहदारी में फेंकी थी। हमारी कामयाबी का राज यही था कि हम 2 थे। अकेला आदमी इन तीनों बदमाशों को नहीं संभाल सकता था। तुम कहते हो तो माने लेता हूं, वरना मैं तुम्हारे मकानाना मुज़ाकरात में किसी अहमक की तरह खामोश बैठा हुआ था। वो इस मार्के की याद ताज़ा करते हुए बोला, मुझे डर था कि मैंने जुबान खोली तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी और फिर पीटर से वो डिवाइस भी तुम ही ने ले ली थी और उसे आखिर तक लिए फिरते रहे थे। हैरत है, इस वक्त दोनों पर मुनकसरुल मिजाजी का दौरा पड़ा हुआ है। गजाला बोली, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमने इन्हें इनके घर में धकेल दिया है।